अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और आज पाकिस्तान को कायम हुए 78 साल हो चुके हैं। इन 78 सालों में हमारी कौम ने बहुत सी चैलेंजेस का सामना किया। अगर हम बात करें इस कौम की तो उस कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और अगर हम बात करें अपने आबाओ अजदाद की तो उन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इसमें शायर क्या खूब कहता है कि इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। जब भी 14 अगस्त का दिन आता है पूरी पाकिस्तानी कौम इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाती है, लेकिन इस दफ़ा का जोशो खरोश हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र डाली, और जब बुरी नज़र डाली तो ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ी बल्कि जाते जाते अपने 6 जहाज़ भी गिरवाने पड़ गए। अब हम देख रहे हैं कि अगर हुकूमती सतह पे देखें, आवाम की सतह पे देखें तो इस दिन को इस दफ़ा लोग जो हैं वो बड़े ही जोशो खरोश से मना रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया को शिकस्त दी। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो अपनी अपनी फील्ड में इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, हमारे साथ मौजूद हैं यंग DSP हैं सैयद ताबिश अली शाह साहब, और आजकल जो मंशियात फ़रोश हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह करते हैं उनके लिए एक खौफ की अलामत बने हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। थैंक यू। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं मेंबर हैं सिंध असम्बली और तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजाल साहिबा। अभी इस दफ़ा हमने 14 अगस्त पे ये देखा कि सिंध हुकूमत ने बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई, और इन तमाम एक्टिविटीज़ में ये हमें पेश नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद जश्न कहते हैं। आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल्स हासिल किए हैं, और अभी हाल ही में इंडिया के एक प्लेयर को दूसरे ही राउंड में ऐसा नॉकआउट किया कि दिल खुश हो गया। हमारे साथ मौजूद है नादिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। और ताबिश आप से शुरुआत करते हैं। ज़ाहिर है जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस दफ़ा का जोश कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अगर हम बचपन की जानिब चलते हैं अभी तो माशाल्लाह ज़ाहिर है आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं, और बड़ों का भी जोश ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी डिफरेंट जो है वो प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं। बचपन में जश्न आज़ादी कैसे मनाया करते थे आप? कुछ याद है? कुछ पार्टिसिपेट किया करते थे? कुछ मिली नगमों में, कुछ डिबेट्स में, कुछ इस तरह की पार्टिसिपेशन होती थी आपकी? बिल्कुल होती थी। और पहले क्योंकि स्कूल में कभी 14 अगस्त स्कूल के टाइम पर आ जाती थी तो उस टाइम पे फिर हम लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि मैं एक उसमें भी होता था आपका जो ये जो होते हैं बैंड कोई नहीं, ये आपका जो स्काउट्स होते हैं। ओके ओके ओके। तो उसमें भी मैं मेंबर था उनका, तो हमारी पार्टिसिपेशन स्काउट से रिलेटेड भी होती थी, और उसमें हमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स करने होते थे, तो उसमें हमारी पार्टिसिपेशन होती थी। तो यानी कि पार्टिसिपेशन आपकी माशाल्लाह रहती थी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वैसे तो जब भी 14 अगस्त आती है पूरी कौम ही बड़े जोशो खरोश से मनाती है, लेकिन इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं, सबको सिक्योरिटी भी दे रहे होते हैं, इस दफ़ा जोश कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है कौम में? बिल्कुल, इस दफ़ा तो ज़्यादा जज्बा है व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर्स। तो इस दफ़ा तो जज्बा इसलिए भी है, जैसे आपने बताया कि जो इंडिया को जो बिल्कुल एक मुंह की खानी पड़ी है, तो उस वजह से इधर आवाम में भी एक जज्बा है, तो वो भी एक फैक्टर है इनका कि बड़ा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन हो रही है इनकी। बिल्कुल जी, आवाम की पार्टिसिपेशन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो सिंध हुकूमत ने भी इस दफ़ा 1 अगस्त से लेके 14 तक बड़े इवेंट कराए, और जैसे कि मैंने बताया कि सुमेता उनमें हमें जगह जगह नजर आई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बचपन में किस तरह मनाती थी? अभी तो आप लोग जिस तरह मना रहे हैं वो दिख रहा है, आपका बचपन कैसा था जब 14 अगस्त आता था? और वो कहते हैं ना 1 अगस्त से ही स्कूल में प्रिपरेशन शुरू होती थी, तो आप तैयारियों में हिस्सा लेती थी? बिल्कुल। बचपन सबका, जैसे ताबिश बता रहे थे कि हम सब पार्टिसिपेट करते थे। उस वक्त स्कूल्स की छुट्टी नहीं होती थी, तो आपके स्कूल्स में जो है वो पार्टिसिपेशन बड़ा अरूज पे होता था। कॉन्सर्ट्स भी होते थे, स्किट्स भी होती थी, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होती थी वो तो लाजमी होती थी, और मैं उन बच्चों में से थी जो हर स्किट में पार्टिसिपेशन करते थे, गानों में भी और कॉन्सर्ट्स में भी या उसमें भी। मगर फिर हम लोग US शिफ्ट हो गए थे,
और यूएस में जब शिफ्ट हुए ना तो वो कॉन्सर्ट्स वहाँ पे बहुत बड़े होते थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो 14 अगस्त पे वीकेंड्स पे जो है वो कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता था। उसमें जो है ना वो मुझे पाकिस्तान में जो है इस बार जो सिंध हुकूमत ने जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में भी कि हमने जिस तरह से 1 से लेके 14 तक पूरे 14 दिन जो है, और उन 14 दिन में भी ऐसा नहीं था कि एक दिन में एक इवेंट हो रहा हो, एक दिन में मल्टीपल इवेंट्स हो रहे थे। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल इवेंट्स कर रहे थे। अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो उन्होंने 100+ इवेंट्स किए। 163 इवेंट्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध में किए। कराची से लेकर कश्मीर तक इवेंट्स हुए हैं, मेगा इवेंट्स हुए हैं। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, हर जगह हमारे इवेंट्स हुए हैं। मैंने तो डोंकी कार्ट भी बड़ा मज़े का एक इवेंट था, उसमें डोंकी रेस थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुशायरा हुआ जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए। कॉन्सर्ट्स हुए हैं, कवालियाँ हुई हैं, मतलब दिस वाज और हर जगह जो है ना जो बेस्ट था ना वो था हर जगह हमारी जो सजावट हुई थी वो तो नॉर्मल जो ग्रीन एंड वाइट सजावट होती, मगर इस बार जो मज़ा आया ना वो 60 का जो रेट लिखा हुआ था ना। अच्छा, ये वैसे इंडिया को शिकस्त दी है, इस दफा जो जज्बा है वो ज्यादा इसी वजह से है, और क्या गवर्नमेंट ने भी इसी वजह से कहा कि जी इस दफा तो बस लगा देना? सेलिब्रेशन थी ना वो तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे की ऑलरेडी सेलिब्रेशन, जोश और जज्बा हमारे अंदर वैसे ही है, हर साल होता है। लेकिन इस बार देखिए पाकिस्तान नेवर वांटेड कि हम वॉर पे जाए। इस बार हमने अपनी पेशेंस को भी सेलिब्रेट किया है और हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम कभी भी वॉर नहीं चाहते थे। हमने आखिरी वक्त तक ये कहा है कि हम वो नेशन है जिसको वॉर नहीं चाहिए। हमने आखिरी वक्त तक कहा है कि लेट्स सिट, लेट्स टॉक, लेट्स सिट। अब वो हमारी फ़ौज ने भी कहा, हमारे लीडरान जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन दूसरी दीगर जमातें भी साथ बैठ के 1 पेज पे थे हम लोग, और हम सब एज पाकिस्तान ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से इज़ नो टू वॉर, हम बैठ के बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वैसे चले पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई तो सारी पार्टीज़ एक पेज पे थी, सारी पार्टीज़ भी, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपकी फ़ौज एक पेज पे थी, आपकी मीडिया एक पेज पे थी। आप लोगों को भी, जो आप मीडिया है, मैं आपके तवज्जो से, इस चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवरेज की है, आपका चैनल, पाकिस्तान के जितने मीडिया चैनल्स हैं, आप सब लोगों को सलाम है कि आप लोग ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवरेज करी है, जिस सच्चाई से आप लोग ने, इसीलिए इसका नाम जो है ना मार्का हक रखा है, क्योंकि दिस इज़ द बैटल ऑफ ट्रुथ। हमने अपनी सच्चाई जो है, और सलाम है पाकिस्तान के बेटे बिलावल भुट्टो साहब को, जिनको पूरे पाकिस्तान के वो सफ़ीर बन के गए हैं और उन्होंने सच्चाई बयान की है हर प्लेटफॉर्म पे, एंड ही इज़ प्रूवन टू बी अ ट्रू स्टेटमैन। और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना ट्रस्ट रखा कि उन्होंने पूरे दुनिया में जाके बताया है कि पाकिस्तान का सच क्या है। पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट टेररिज्म, हम विक्टिम्स रहे हैं टेररिज्म के। बिल्कुल जी, और ये जो बात जैसे कि इन्होंने की कि मीडिया ने भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वहीं पे हम देखते हैं अगर भारतीय मीडिया की तो उन्हें अपनी ही कौम से मुंह की खानी पड़ी, और मुंह की खानी पड़ी की वजह ये थी कि उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि हम भी कह रहे थे ये कहाँ हो रहा है और किधर हो रहा है। एक कार्टून नेटवर्क चल रहा था, हाँ बिल्कुल, वो और एक हमारी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की, तो वो पूरी दुनिया नहीं देखा बहरहाल जी, और मजाक भी बना। नादिर, आपकी जानिब आएंगे, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपने जो इंडिया का प्लेयर था उसे सेकंड राउंड में नॉकआउट किया। वैसे आपने बहुत सारे टाइटल्स अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, लेकिन वो लम्हा क्या था जब इंडियन बॉक्सर सामने आया, वो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आपसे जानना। जी बिल्कुल, मेरे साथ रिसेंटली मैं 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में था, तो उसके साथ मेरे इंडिया के साथ फाइट थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों आईब्रो में कट लगा था। जो फर्स्ट कट लगा था, जो मैंने भूटान को नॉकआउट किया था, उस टाइम मैंने उसको विन भी किया। तो दूसरा कट मुझे इंडिया के साथ लगा। मेडिकली तो डॉक्टर ने फाइट स्टॉप करवाया, मगर मैं रिंग से नहीं उतरा, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मुझे सिर्फ इंडिया से हारना नहीं है, बाकी कोई मुझे जीते, ये हमारा है। बस मैं रुका था, तो काफ़ी ऑफिशियल्स वगैरह आए, मेरे कोचेज़ आए, उन्होंने बोला भाई यार टेक्निकली स्टॉप हुआ है, बेसिकली तो आप फाइट अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि एल्बो जब कम्बिनेशन में लग जाता है तो वो स्पीड से कट निकलता है, तो दोनों आईब्रो से निकल रहे थे। काफ़ी टाइम बाद मैंने बहुत से मुझे चैलेंज आते थे इंडिया के, तो डायरेक्टली मैं एक्सेप्ट करता था। जितने भी इंडिया के चैलेंज आते थे डायरेक्ट एक्सेप्ट, मैं तैयार हूँ। जब उनके साथ फाइट का टाइम आता था, कोई मेडिकल अनफिट,
कोई टेक्निकल इशू, कोई और, किसी की मैदे में दर्द, किसी का बुखार। फाइनली एक फाइट मुझे मिला तो इसको डायरेक्ट मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पता है जब पाकिस्तान और इंडिया की वार होती है तो बड़ा बंदा एक्साइटेड होता है, जिसे मैं एक्साइटेड हूँ वो भी होता है। तो हम दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने प्रेशर था एक दूसरे का, और मीडिया के हमारे जितने भी स्पोर्ट के लवर्स हैं और हमारे दोस्त यार हैं वो सारे एक्साइटेड थे, भाई आपने इंडिया को नहीं छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारा फेस ऑफ हुआ, नेक्स्ट में हमारा फाइट डन हुआ, तो दूसरे फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग में अच्छा पंचिंग उन्होंने किया तो मैं थोड़ा टेंशन में रहा, और इसके बाद मैंने कवर अटैक किया। कवर अटैक के बाद कॉन्फिडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने नॉकडाउन फर्स्ट राउंड में किया। सेकेंड राउंड में मैंने फुल नॉकआउट किया, वो उठने के काबिल नहीं रहा। उस टाइम तो समझ लो मेरे बाल के रोंगटे वो सारे खड़े हो गए थे, क्या फीलिंग। अच्छा नादिर, वैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, उसमें चले हम वीक है मान लो, लेकिन बाकी चीज़ों में तो हम नहीं छोड़ते ना, चाहे हम अपनी अफवाज की बात करें, चाहे अपने बॉक्सर्स की बात करें। एक रात पहले कुछ होती है एक्साइटमेंट कह ले आप, एंजाइटी होती है, यार बेचैनी है, प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। एग्जैक्टली, जैसे आप तसव्वुर कर रहे हो कि यार इसके साथ अगर मैं इस तरफ खेल रहा हूँ, मेरा कहाँ वो स्टेमिना लॉस ना हो, कहीं उसका अटैक पंच मुझे ना लगे कि अगर मैं अटैक में जा रहा हूँ। तो आप क्या अपने जहन से आप सवाल भी पैदा कर रहे हो, उसके जवाब भी खुद दे रहे हो, उसके अपोनेंट भी चल रहे हो, उसके खिलाफ भी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रहा होता है। आखिर तक आप रिंग तक हो ना, वहाँ तक ये माइंड चल रहा होता है, यार ऐसे नहीं, ऐसे होना, ऐसे नहीं। नींद आ जाती है वैसे, क्योंकि हमें तो कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है ना तो एंजाइटी के मारे नींद नहीं आती। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ये जितने भी एथलीट है ना, मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं वो एक्साइटेड की वजह से और उनके अपने जहन के सवालात की वजह से बहुत कम नींद आती है। जब तक वो रिंग तक ना पहुँचे, उसको अपने काम तक ना पहुँचे, वो कामयाबी तक ना पहुँचे, उसको नींद मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल आएगी उसको, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस करता हूँ और अभी भी। आपने जिस प्लेयर को हराया था, गालिबन उसका नाम यादव, शबम यादव। हाँ, तो यादव से बाद में बात हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं, अफसोस किया था? जी बिल्कुल। मेरे जब फाइट होने के बाद जाहिर सी बात है एथलीट हम लोग मिलते हैं, जो रिंग में होते हैं, तो उस टाइम तो कोई ना दोस्त है, ना एक भाई है, ना कुछ है, बस एज अ अपोनेंट ना। तो रिंग फाइट के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, बोलते यार हम तो फाइटर है यार, ऐसे नहीं मारते किसी को। ऐसे नहीं मारते भाई, लेकिन फाइट हो रही थी यार, क्या करें हम, फाइट हो रही थी। और बड़ी खुशी होती है जब भी हम पाकिस्तान के लिए किसी को भी कुछ अच्छा काम करते देखते हैं। नादिर उनमें से एक हैं, बड़ी मेहनत से इन्होंने अपना ज़ाहिर करियर भी बनाया और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल्स दिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, रमज़ान हो, जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ भी आती हैं, उसमें पुलिस की कोई जिसे कहते हैं ना हॉलीडे होती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सिक्योरिटी फराम करनी है। तो कभी घर वालों की तरफ से प्रेशर आता है कि यार ज़िंदगी में कभी भाई हमारे साथ भी टाइम गुजार लो, मतलब जब से पुलिस में आए हो तब से भूल गए हो हमें, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं आप घर में? इसको हम कहते हैं ताने, सुनते हैं कभी? नहीं, कोई घर वाले कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है? नहीं, इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि द फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ एन अंडरस्टैंडिंग वाइफ। तो वो अगर आपको समझती है तो वो फिर बच्चों को भी उसी तरीके से समझाती भी है। और हमारी क्योंकि द नेचर ऑफ जॉब वी आर गोइंग थ्रू, तो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं डिफरेंट। इनफैक्ट कभी भी कोई ऐसा कोई हॉलीडे आ जाती है तो हमारी डबल ड्यूटी लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मतलब डिप्रेस होने वाली बात है। अब आपने अगर ये यूनिफॉर्म पहना है तो उसको आपने फिर पूरे फ़राइज़ के साथ उसको आपने कैरी करना है और अपनी इंटेग्रिटी के साथ और मोटिवेटेड रहना है आपने। अच्छा, ये तो देखें आपने अपनी एक मोटिवेशन बताई। अब आ जाते हैं थोड़ी भाभी की जानिब। आपने खुद ही पहले कह दिया, हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाइफ। पहले तो हम ये अभी सुन के हैरत में हुए कि ताबिश की शादी हुई है। तो ताबिश मुझे ये बताएं कि मतलब कभी बेगम की जानिब से कुछ नहीं हुआ कि भाई कुछ तो होगा, या आप छुपा रहेंगे यार ये बातें ना करूं मैं, कुछ तो होता होगा बच्चों की जानिब से? या तो ताबिश को सिखा के भेजा, हाँ, या फिर ताबिश बहुत ही लकी हैं, बहुत ही लकी हैं कि कोई नहीं अंडरस्टैंडिंग कंप्लेन आई नहीं रही है। नहीं, कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं आई। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको शेरी पहले भी बताया था कि आई यूज़ टू वर्क एट अ प्राइवेट बैंक। बिल्कुल, कमीशन करने से पहले मैं एक बैंकर था। तो उस टाइम पे भी जब बैंक की नौकरी होती थी तो आपको पता है 8 बजे से लेके
6 बजे तक बैंक की जो एक टाइमिंग्स होती हैं, टाइमिंग होती है, कन्वेंशनल टाइमिंग होती है, वो आपने करनी होती है। उसके बाद आई यूज़ टू गो टू माय यूनिवर्सिटी, तो उधर मैं एमबीए भी कर रहा था और साथ साथ मैं कमीशन की भी तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम पे भी बच्चों को मतलब मेरा एक बेटा था, तो उस टाइम पे भी मैं टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि कमीशन की भी तैयारी करना और उसके साथ साथ फिर एमबीए भी, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और इस तरह के जो भी लेक्चर्स होते थे उनको। अच्छा ताबिश, जैसे कि आपने कहा कि आप बैंक में थे और उसके बाद फिर पुलिस, दोनों फील्ड बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं, और बैंकर्स ज़ाहिर शरीफ से लोग होते हैं, माशाल्लाह आप भी शरीफ हैं, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने आपका प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ ये खिलाफ, तो ये अंदर से था कि भाई ये करना है, या ये पुलिस में आने के बाद फिर हुआ कि नहीं अब मंशा, क्योंकि एक आदमी की नेचर होती है ना कुछ, तो आपकी नेचर शुरू से ऐसी थी या ये पुलिस में आने के बाद हो गई कि बस खैर है यार जो भी है देख पुलिस में ऑब्वियसली पुलिस में आने के बाद हुई, बिकॉज देयर शुड बी अ सर्टेन लाइन जिसमें आपकी एक एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, आपकी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपकी भी एक सर्टन वैल्यूज़ होंगी, बिल्कुल मैडम की भी होंगी, एक सर्टन मोरल वैल्यूज़ होंगी जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भले वो कोई भी कहेगा आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैंने भी अपनी एक सर्टन लाइन बनाई हुई है कि मंशियात के ख़िलाफ़, मर्डर के ख़िलाफ़, रेप के ख़िलाफ़, गुटके मावे के ख़िलाफ़ और आपके ये गैंग वॉर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो एक लाइन है जो आपका ब्रॉथल्स के ख़िलाफ़, आपकी बिल्कुल एक मतलब Zero ज़ीरो tolerance टॉलरेंस वाली होनी बात है। चाहिए आपकी, और इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, दैट्स इट, आप नहीं करो। तो ये चीज़ मेरी एक शुरू में ही मैंने एक अपनी ना एक लाइन बना ली थी कि इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, उसी को ही मैं कैरी करके चल रहा हूँ। अब मंशियात के ख़िलाफ़ अगर काम हो रहा है, डेफिनेटली मेरे जो सीनियर्स हैं और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने ज़रूर कुछ मुझ में देखा है, तो उन्होंने मुझे ये टास्क स्पेसिफिकली असाइन किया कि आप जो है वो इस तरफ आओ और इस पर काम करो। तो इसलिए फिर आपने भी देखा वो काम चल बिल्कुल रहा जी, है, हमने वो भी कर रहा है। काम देखा, और जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि अमूमन अगर बात पुलिस पे हो रही होती है तो लोग अलग अलग तरह के परसेप्शन देते हैं, लेकिन ये भी पुलिस है जो काम कर रही होती है। और मैं हमेशा पहले भी कहता आया हूँ कि 24 घंटे अगर कोई डिपार्टमेंट काम करता है तो वो पुलिस है। तो बिल्कुल जो लोग अपने जहन में कुछ ऐसे इमेजेस रखते हैं कि नहीं जी ये हो जाता है, ये हो जाता है, उन तमाम चीज़ों को हटा के इस तरह भी सोचना चाहिए। सुमेता, आपकी जानिब आएंगे, जैसे कि आपने बताया कि जी सिंध गवर्नमेंट की तो एक्टिविटीज़ बड़ी चल रही हैं। नौजवानों को हम अगर ये कहें कि हम अपने नौजवानों की बात करते हैं तो अक्सर नज़र आता है कि जी बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान्स बना रही है आगे के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो हमारे नौजवान दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं उनके लिए कोई मौक़े या उन्हें किस तरह मोटिवेट किया जाए, कुछ इस तरह के प्लान्स हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं, हमारे जो यूथ है, सबसे पहले तो मोटिवेशन ये है कि हमारा जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो खुद एक यंग वो है, तो उसको देख के भी बड़ा मोटिवेशनल, मैं भी मतलब बड़ा मोटिवेट होते हैं कि वो खुद इतना कुछ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की रहनुमाई करी है। एज ए फॉरेन मिनिस्टर अगर आप उनको देखें तो मतलब आपका पाकिस्तान को वो कहाँ से लेके FATF से हटाना, फिर कहाँ क्या क्या उन्होंने आपके लिए किया, हमारे मुल्क के लिए किया है, वो अलग से एक मोटिवेशन है। उसके अलावा देखें तो फिर द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज़ डूइंग सिंध में ही अगर हम देखें, हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उन्होंने। हमारा जो सिंध पीपल्स हाउसिंग है, मतलब मैं आपको बताऊं कि पहले मेरा ताल्लुक़ MQM से था। MPA जब मैं पहली बार बनी, बड़ा आसान होता है तनकीद करना, कि ये अच्छा नहीं हो रहा, सिंध गवर्नमेंट ये अच्छा नहीं कर रही, ये अच्छा नहीं कर रही। लेकिन जब आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनी, मैं और पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी बनी, तो आप देख रहे होते कि कितने मेगा प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं, अभी सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि हमने 21 लाख घर बनाए हैं, और वो उन लोगों के लिए घर बने हैं, मतलब मेरा तो इस एज में भी अपने नाम पे घर नहीं है एज ए फीमेल। नहीं, आपकी एज बहुत कम है, कोई ऐसी बात कम नहीं है। और मैं आपने ऐसे कह दिया, इस एज में भी लोग समझेंगे पता नहीं कितनी नहीं, एज लेकिन है। देखिए मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं मिडिल क्लास से आती हूँ, लेकिन जॉब करती थी, पहले करती थी, अब मैं MPA भी हूँ, सब कुछ हूँ, अच्छा कमाती हूँ, ये सब करती हूँ, लेकिन फिर भी आजकल अपना घर बनाना इज़ नॉट, बहुत महंगा हो गया है, महंगाई है।
लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए 21 लाख घर बनाए हैं, जिसमें से 8-9 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके सैलाब में घर ख़त्म हो गए थे, वॉश आउट हो गए थे वो घर। और उसके मालिकाना हुकूक जो हैं, चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने उसके मालिकाना हुकूक जो हैं वो फीमेल्स को दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 21 लाख घरों के मालिकाना हुकूक जो हैं वो औरतों को मिलेंगे। और बिल्कुल जो जहाँ तक बात मिल है गए हैं बल्कि, I'm चेयरमैन sorry। साहब की, और कि हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है ऐसी आती हैं जिस पर हम भी बात करते हैं कि भाई ये है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए उसे भी बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए। ये मैं अक्सर कहता इस वजह से भी हूँ कि ठीक है, नेगेटिव जो होता है उस पर बहुत सारी मीडिया भी आवाज़ उठाती है, हम भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें उन्हें भी दिखाना हाईलाइट चाहिए। करना चाहिए। नादिर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपसे इंडिया वाला तो हमने इंसिडेंट पूछ लिया कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कि बॉक्सिंग में आने का शौक़ कैसे हुआ। वैसे तो लियारी में ज़्यादातर जितने भी हैं हमारे बॉक्सर भाई हैं, तो किस तरह शौक़ हुआ और ज़ाहिर बड़ी मुश्किलात के बाद आप इस स्टेज तक पहुँचे? सबसे पहले मेरे जितने भी मीडिया वर्क होती थी, सेशंस वगैरह, उनमें मैंने बताता था कि मैं बिलोंग करता हूँ मेरे दादा से। दादा मेरा इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके थे। अरे माशाल्लाह। कादिर बख्श उनका नाम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और हमारे अंकल करीम बख्श वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, और मेरे जो मामू हैं शेर मोहम्मद वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। पूरा खानदान जी, आपका बिल्कुल। बॉक्सर है, आपके घर तो कोई आते हुए भी डरेगा और आप लोगों से कोई लड़ता भी नहीं होगा वैसे। हाँ, नहीं, अब हमें जब बॉक्सिंग खानदान के नाम से पुकारा जाता है, जो भी अगर हम हमारे घर की तरफ आता है तो उसको बताते हैं कि बॉक्सिंग फैमिली है जो वो उनकी तरफ जाना है। यानी कि आपके घर आना हो तो मैं आके पूछ लूं बॉक्सिंग फैमिली का है, नादिर ना पूछूं। इजीली मेरा नाम लो या मेरे ग्रैंडफादर का नाम लो, किसी का भी नाम लो, इजीली बॉक्सिंग फैमिली की तरफ से इसी तरह आते हैं। जैसे हम जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, तो हमारा हालत इस तरह था कि मैं भी समझ लो साइकिल की दुकान में पंचर बनाना, साइकिल के काम करना, तो कभी क्लब में जाना, कभी नहीं जाना, कभी पार्टिसिपेशन करना, कभी नहीं करना। तो उस तरह करते करते मेरी वालदा, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे, उनको बड़ा शौक़ था कि मेरे दादा ने बताया था कि मेरे जो बॉक्सिंग के कैरियर है ना, जो हमारे नस्ल है, उनको लेके जाने वाला एक बंदा चाहिए मुझे। तो मेरे वालिद साहब ने तो कोशिश की, वो पूरा नहीं हुआ। मेरे चाचू ने भी कोशिश की इंटरनेशनल लेवल में, वो पूरा नहीं हुआ। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा तू जाकर ट्राई कर ले, शायद तेरा किस्मत। फिर वो वालिद साहब मज़दूर आदमी थे, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं था। मेरी वालिदा ने बड़ी कोशिश की मेरे लिए, स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत किया, तो उन्होंने मुझे साइकिल की दुकान से निकाल कर बॉक्सिंग की फील्ड में वापस डाल दिया। उसके बाद क्योंकि जो एक्सपेंस होते थे तो मेरी वालिदा सिलाई करती थी, मेरी चीज़ें वो अफोर्ड करने लगी बेचारा, कभी सिलाई, कभी मज़दूरी, कभी सफाई, कभी क्या क्या, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैंने क्लब लेवल में जब पार्टिसिपेशन किया तो मेरे उस्ताद मोहतरम शेर मोहम्मद बलोच, जब मैंने फ़र्स्ट फाइट खेला तो उसको मुझे उस नाम से पुकारा गया, छोटा शेरू, छोटा शेरू। जब भी रिंग में आता था छोटा शेरू के नाम से पुकारते थे। तो उसके बाद अब छोटे थे, जब पार्टिसिपेशन किया तो उस टाइम तो आपको पता है 500 रुपये किसी को मिलना बड़ी अहमियत की बात होती थी। बिल्कुल। वो समझ लो वो 500 रुपये जब मुझे मिले, मेरा मोटिवेशन था, वो मेरे लिए एक सीढ़ी था, आगे बढ़ने का एक जज्बा था। तो जब 500 रुपया घर में लाया हूँ तो घर वाले बड़े हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए, माशाल्लाह, अरे हमारे बच्चे ने तो भाई जो बंदा कमाऊबूत हो गया है, जो बंदा 10-15 रुपये कमाने वाला था 500 रुपये ला चुके, वाह भाई अब तो पक्का बॉक्सिंग ही करना है और ये फ्यूचर बनाने हैं। हाँ, तो ये अब आप ये देखें ना कि पंचर की दुकान से एक पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान बनना, ये हमारे हीरोज़ होते हैं जिनकी स्टोरी होती है, और जब हम सुनते हैं यकीन माने तो हमें बड़ी खुशी भी होती है। और ये मैसेज है उन तमाम यूथ के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं जी हमारी कोई सोर्स नहीं है, हम ज़िंदगी में कर नहीं पाते। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी लगन है, अगर आप चाहते हैं कुछ बनना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी सच्ची लगन के साथ काम करते हैं, उसकी बड़ी मिसाल नादिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं हमारी जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं। ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत
बेरा रवि की तरफ चले जाते हैं, मंशियात की तरफ आ जाते हैं, जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज ऐसा देना चाहते हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़? देखें, मंशियात एक सोशल इल है, ठीक है। आप अगर ये काम कर रहे हैं, बिलफर्ज अगर कोई लेट सपोज कोई ड्रग पेडलर है, वो ये काम कर रहा है, अगर वो ये काम कर रहा है तो उसको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये उसके औलाद पर आएगी। तो काफ़ी ऐसे हैं लोग जो ये नहीं सोचते हैं कि वो अगर मंशियात बेच रहे हैं या मंशियात से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो जी सिर्फ पैसा बना रहे हैं और उन पे कुछ आएगा नहीं। जो नस्ल वो तबाह कर रहे हैं वो वही घूम फिर कर उनकी औलाद पर आनी है। दैन दैट इज़ द फैक्ट। आप यू कैन नॉट डिनाई इट और आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, वो आपकी औलाद पर आएगी। तो मेरा मैसेज यही है कि इस चीज़ से आप जितना बच सकते हैं बचें। अब जैसे ये हमारे यंग है, यूथ है, हमारे बॉक्सर हैं, ऐसे लियारी में और भी बच्चे हैं जो फुटबॉल से जिनकी एफिलिएशन बिल्कुल है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको प्रमोट करना चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊं, काफ़ी जगहें ऐसी हैं जिन पे पुलिस और मैंने थ्रू पर्सनल कैपेसिटी उनको काफ़ी प्रमोट भी किया। अब हर जगह फोरम पे मुनासिब भी नहीं है नहीं, अंडरस्टैंड आपने ज़ाहिर है अपने तौर पे लेकिन आप करते होंगे। जैसे चेयरमैन साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया। लियारी पे उनकी ख़ास तौर पे नज़र होती है और उन्होंने फ़ुटबॉल को इतना इस हद तक प्रमोट किया कि एक तो पिंक फ़ुटबॉल जो इनका इवेंट था वो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें बाकायदा से आई वाज देयर एट दैट सिक्योरिटी ड्यूटी। तो आई हर्ड कि उन्होंने जो है वो काफ़ी फ़ंड्स भी एलोकेट किए। डेफिनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आप देखते हैं कि आवाम को अगर आप इस तरफ लेकर आते हैं तो फिर वो इस मंशियात का जो एक सोशल इल है उससे फिर हम बच सर डेफिनेटली healthy जब activities हो रही हेल्दी होती है। एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दें, पहले जो आपके पास थाने थे और अब जो थाने, ये कराची के जितने इस तरह के थाने आपको क्यों दिए जाते हैं? क्या वजह है भाई, सबसे ख़तरनाक थानों में क्यों ड्यूटी करते हैं आप? काम आप ही अच्छा को दिए कर रहे जाते हैं। होंगे ना, हाँ, इन्हीं को अच्छा दे देते काम कर रहे होंगे। इन्हीं को दे दें भाई, जाओ यहाँ पे जाओ। क्यों? हाँ, नहीं मैं क्योंकि आपका एक बैच है पूरा, मैं ज़ाहिर है सभी को जानता हूँ, तो वो ज़रा अच्छी ठंडी ठंडी जगहों पे काम कर रहे हैं, आपको ऐसी हीट वाली जगहों पे क्यों भेजते हैं भाई? मैं सबसे पहले मैं आई वाज पोस्टेड एट रतोडेरो विच इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ लाड़काना। तो वहाँ पे भी जो है वो इसी तरह के सिमिलर डायनामिक्स थे जैसे आप लियारी के देखते हैं, बट वहाँ पे भी अच्छा काम किया। ज़्यादा टाइम नहीं रहा वहाँ पे भी, बट ऑब्वियसली देयर इज़ रूरल पुलिसिंग एंड देयर इज़ अर्बन पुलिसिंग। जो कराची के जो अर्बन पुलिसिंग का जो मॉडल फॉलो होता है वो इन जगहों पर फेल है। मतलब ये अर्बन पुलिसिंग से बिल्कुल हटकर यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे लियारी हो गया, मच्छर कॉलोनी हो गया, रईस कोट, यूसुफ कोट, सईदाबाद, इत्तेहाद टाउन, इस तरह के जो भी जितने इलाके हैं, इधर अर्बन पुलिसिंग फेल है। इधर वही कंटेम्प्रेरी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही काम हो रहा होता है और वहाँ पे इतना टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो इतना कामयाब नहीं होती है। तो वहाँ पे एक्सपर्टीज़ में भी शायद सीनियर्स ने समझी हो कि अच्छी है, तो इस वजह से उन्होंने सीनियर ने समझी होंगी और सीनियर से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ, ये तो बहरहाल मैं एक मजाक में बात कह रहा हूँ कि जितने भी हीट वाले थाने होते हैं ना, उधर हमें ताबिश नज़र आते हैं। सो मैं था वाई पॉलिटिक्स, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो मुझे मालूम हुआ है और ज़ाहिर है और भी काम थे, तो वाई पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में क्यों? अमूमन लोग कहते हैं जी पॉलिटिक्स में मत आओ, और कई जगहों पे तो ये भी कहते हैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसको मतलब गलत उसमें कह रहे होते हैं, पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारे साथ, ऐसी बातें होती हैं। तो फिर तो मैं अच्छा ही खेलती हाँ। होंगी ना, साइकोलॉजिस्ट। तो वाई पॉलिटिक्स? मतलब बचपन से शौक था पॉलिटिक्स में आने का या कोई अचानक आ गई पॉलिटिक्स में? कैसा आ गई? अचानक शौक नहीं था, बल्कि राधा मेरी तो फैमिली ये कहती थी कि तुम पॉलिटिक्स में कैसे चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि यू वोंट बी अ गुड पॉलिटिशियन। एक तो तुम पाकिस्तान में रही नहीं हो तो तुम्हें आएगी पता ही नहीं है, और तुम्हें हिस्ट्री इतनी अच्छी पता नहीं है। मगर मैं क्योंकि एक अच्छी स्टूडेंट थी, मैं मैग्ना cum laude ग्रेजुएट हुई थी यूएस में, तो टॉप 10% ऑफ माई क्लास, तो वो कहते थे चल पढ़ के सीख ही लेगी।
मगर ये था कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन थी। मैं एक मल्टीनेशनल में पाकिस्तान वापस आने के बाद काम कर रही थी और साइकोलॉजिस्ट भी थी, और मैंने अपना मीडिया से ही मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हूँ मैं। अरे वाह जबरदस्त। तो उसमें ये हुआ कि एक्सीडेंटली ये हुआ कि मैं एक जगह जाना शुरू हुई, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस, वो इस तरह से कि जैसे रिसर्च नहीं करके देते कि मैं ये बिल बना के देती हूँ, मैं ये रिसर्च करके देती हूँ, तो वो आप एक बार गए, दो बार गए, देन यू गॉट पुल्ड इनटू इट। तो इस तरह से वो हुआ कि अच्छा तुम ये काम करके दे दो, ये करके दे दो, हमें रिसर्च करके दे दो, ये हो गया। फिर उन्होंने पुल इन करते गए करते गए करते गए, एक दिन टिकट मिल गया और इस तरह से हो गया। तो फिर बस वो तो घर वालों को लगा शौक, घर वालों को लगा टिकट मिला है, जीतेगी थोड़ी। हाँ ये एक तो घर वालों को पता नहीं हमसे उम्मीदें क्यों नहीं घर होती वालों को हैं। लगा टिकट मिल गया, फिर एक टिकट नहीं मिला, दो मिल गए, तीन मिल गए, जाके इधर से भी लड़ लो, इधर से भी लड़ लो, इधर से भी लड़ लो। उन्होंने फिर मुझे समझाया बैठ के ना, माय फादर, अम्मी को तो अब नहीं रहे मेरी, लेकिन अम्मी को पॉलिटिक्स का बहुत शौक था। अच्छा कहीं ना कहीं से कहीं कुछ ना था। कहीं वो था सपोर्ट, मुझे मेरे अब्बा ने, फादर ने, मदर ने, भाई ने, सबने सपोर्ट बहुत किया इस उसमें कि बेचारी जीतेगी भी नहीं, कुछ हाँ। होगा भी नहीं, मायूस बाद ना में हो रो रही जाए। होगी घर में। हाँ रो रही होगी। एंड मैं तो यंगेस्ट एमपी ऑफ पाकिस्तान थी ना, मैं तो 25 साल की उसमें एमपी बनी। माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि मायूस हो जाएगी, कहीं वापस अमेरिका भागने का वो ना कर दे कि मैं तो अब हार भी गई हूँ, हाँ। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं जा रही हूँ वापस। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कोई नहीं तो इकट्ठा हम ही करना, वोट डालेंगे। हम वोट डालेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा ऐसे। खैर वो वोट का तो आपको पता है, वो जिस पार्टी में और ये सब सारी चीज़ें वो सारा वो मैनेज करके देते थे, लेकिन रिजर्व सीट का वो था तो बनी गई उसमें। saying कि वो कहते हैं ना कि when you aim for nothing you achieve everything। I think that's what happened. तो you know when your वो luck एक- is on your side, बिल्कुल। नीयत अच्छी, साफ नीयत, साफ सारी चीज़ें। आज मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बता दूं कि जितने हमारे मेहमान बैठे हैं बड़े लकी भी हैं, मेहनत तो है इनकी, लकी भी हैं। जो मैं इनकी बातें सुन रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इनकी लक बड़ी अच्छी चल रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी तरह से कोई accident पैगाम है। देना चाह रही हैं आप पाकिस्तानी कौम को? बस मैं यही पैगाम है मेरा कि जिस तरह इन्होंने सारी बात करी, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत पेशेंस है हमारी, उसके अंदर हमें अपने पेशेंस को प्रैक्टिस करना है, और हमारे अंदर बहुत टैलेंट है। बस हम अपना टैलेंट शायद बहुत अच्छी तरह से बाहर वो नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने टैलेंट को आप वो करें, और वी हैव सो मच पोटेंशियल, इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है, बस उसी को हमने पॉलिश करके, रिफ़ाइन करके बाहर लेकर आना है। आई थिंक फिर पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सब के अंदर बहुत टैलेंट है, हम सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप अपने ऊपर काम करें, फिर देखिए पाकिस्तान को कोई कहीं नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। नादिर आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी तो माशाल्लाह आपने वैसे ही इतने टाइटल ले लिए हैं, घर पे जगह नहीं बच रही है मैंने सुना है, तो मुझे ये बताएं आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स ये है कि मुझे तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार उस्ताद अब बस करें, रिटायरमेंट ले लें। तो मूवी की ऑफर तो नहीं कर रहा क्या मूवी में आ जाओ? नहीं बायो बन सकती है, बायो तो बनेगी, लेकिन मूवी में को क्या है हीरो मूवी का तो हमारे यहाँ मेरे क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह बनाए, 2-3 फिल्म्स मैंने की है। इसके बाद में मैंने टाइम वेस्ट हो रहा था बिला वजह, उसमें एक्सरसाइज से दूर हो रहा था। तो आपको पता है हम एक्सरसाइज के आदी हैं, आदी हो चुके हैं, तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। जैसे हम स्पोर्ट की जितने आदी हैं तो हमें नहीं मिलता, हमारे जिस्म में अपना एक बरबराहट की फील होती है। जब हम वर्कआउट करने लगते हैं, स्वेट वेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल इजी फील करते हैं, और जैसे हमारा माइंड सेट अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे, आमीन आमीन। आमीन। आगे के प्लान आगे के इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट फाइट की तैयारी है, और जैसे कंफर्मेशन हो जाएगा इंशाल्लाह फिर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और मैं अपने साथ काफ़ी बच्चे तैयार कर चुका हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मेरे फाइट होने वाले लड़कों के भी वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा बल्दिया स्पोर्ट कम्प्लेक्स में नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब के नाम से क्लब है, जिसमें काफ़ी बच्चे हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे साथ क्या नाम है ओल्ड एज वाले भी आते हैं, गर्ल्स वुमेन भी आते हैं। कितनी एज में, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया, कितनी एज तक सीख सकते हैं बॉक्सिंग? हाँ स्पोर्ट क्या कहते हैं कि आप एज भाई हड्डियां भी हैं यार कमजोर में, विटामिन डी कम होता है, तो मतलब कोई एज लिमिट होगी ना कितने मैं तक ना आ भी जाए? 40 के बाद, आप 45 के बाद बॉक्सिंग नहीं खेल सकते, टफ बॉक्सिंग नहीं अच्छा खेल सकते। 40-45 तक खेल सकते हैं? या
40-45 तक अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। ये सवाल मैंने स्वयं पूछ लिया कि ज़ाहिर है बहुत से लोगों के जहन में ख्याल आता है, लेकिन बड़ी मेहनत चाहिए होती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस ट्रांसमिशन में आए और आप लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक, और बहुत सारी आपको दुआएं भी। आपके लिए कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह अच्छा काम करते रहे। Thank you very much. तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने मुल्क के लिए चाहे जिस लेवल पे भी हो कुछ अच्छा काम कर सकें। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।